हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में, दैट इज द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जहां मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का सेशन। तो देखो, मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और समझना क्या बोला है। बोला है कि रिएक्शन दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, किसका, NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, और पूछा है रेट ऑफ डिसैपियरेंस ऑफ N2O5। एक बात हमें पता है, रिएक्टेंट डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट अपीयर होता है। यही तो होता है, रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम, मैं इस रिएक्शन का रेट लिखता हूं। तो रेट निकालने आपको सिखाया था, क्या हुआ था, रिएक्टेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी ऑफ N2O5 बाई क्या हो जाएगा, dt, और जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। ये डेटा का मुझे काम है क्योंकि क्वेश्चन में इसी का निकालना है। और अपीयर कौन हुआ है, NO2, तो क्या मैं आगे में प्लस लगा दूं, यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ NO2 बाई क्या हो जाएगा, dt, और जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या हो जाता है, डिवाइड 1/4। आप चाहो तो इसका भी लिख सकते हो, पर मुझे जो काम है मैं तो वही लिखूंगा ना। ठीक है, दोनों डेटा लिख दिया। अब सुनो क्या बोला गया है भाई, ध्यान से सुनेंगे, देखो ध्यान से। ये जो है dN2O5/dt, इसी को बोला जाता है क्या, रेट ऑफ डिसएपियरेंस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। और ये जो वैल्यू है इसी को बोला जाता है रेट ऑफ एपियरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ एपियरेंस। अपने को निकालना है रेट ऑफ डिसएपियरेंस, मतलब ये डेटा निकालना है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि माइनस डी ऑफ N2O5/dt जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये 2 कहां चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस डी ऑफ NO2/dt इंटू क्या हो जाएगा, 2/4। देखो ये 2 यहां चला गया, क्लियर है ना। हमें बस ये वैल्यू निकालना होता है। अब देखो क्या मैं बोलूंगा कि माइनस डी ऑफ N2O5/dt इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रेट दिया हुआ है क्या, देखो ना दिया हुआ है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है, कितना दिया हुआ है, 2.8 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इंटू क्या दिया हुआ है, 2/4। चलिए वैल्यू काटना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखेंगे क्या कटेगा, पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 10, आ गया। 4 से कितने बार में कटता है, 4 7 जा 28, और कटेगा क्या, अब देखो ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 7 2 जा 14, 14 इंटू क्या है, 10⁻³ और नीचे में क्या है, 10 है, बोलो ना हाँ या ना, है ना। और यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। अब 10 जाएगा ऊपर तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 14 इंटू 10⁻⁻4 मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर 10 से डिवाइड करोगे ना तो होगा 1.4 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। तो ये भी हो सकता है आंसर, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, इसको डिसएपियरेंस बोलते हैं, इसको एपियरेंस बोलते हैं, या फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है भाई, क्लियर है, फटाफट से उतार लो। ठीक है, चलो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से करना है अपने लोग को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है कितना, 4.9 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दिया हुआ है। बोला है हाउ लॉन्ग विल 4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। 4 ग्राम से 3 ग्राम मतलब रिएक्टेंट जो कम हुआ तो कितना समय लगेगा। तो एक काम करता हूं, मैंने एक रिएक्शन लिखा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट कितना ग्राम था, 4 ग्राम था, बोलो ना हाँ या ना। ओके, कुछ समय बीता, कितना बीता, t समय बीत गया, अब रिएक्टेंट हो गया 3 ग्राम। तो कितना समय लगा यही बताना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था, बोलो ना हाँ या ना। तो k इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303/t लॉग ऑफ C0/Ct। C0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और Ct क्या होता है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो अपने को टाइम निकालना है, t को ऊपर भेजो तो क्या होगा, 2.303/k, बोलो ना हाँ या ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ C0/Ct। बोलो आया या नहीं आया। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो टाइम अगर आप निकालोगे तो टाइम क्या होगा, 2.303/k। के कितना दिया हुआ है, के यहाँ देखो दिया हुआ है 4.9 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, लॉग ऑफ C0/Ct। C0 कितना है, 4, Ct कितना है, 3। क्लियर है। अब फिर से देखो t इज इक्वल टू क्या होगा,
2.303 बाई 4.9 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स लॉग ए बाई बी को आपको पता होगा, लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। बोलो ना हाँ या ना। ओके आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो t इज इक्वल टू होगा 2.303 बाई 4.9 इंटू 10 की पावर -3। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा ना, बाद में भी कर सकते हो, क्लियर है। log 4 का वैल्यू एनी टाइम दिया हुआ है, कहाँ गया log 4 0.60 और log 3 का वैल्यू यहाँ पे गलत दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू होता है 0.47। ठीक है भाई, मिसप्रिंट है। log 3 का वैल्यू होता है 0.47, क्लियर है। उतारते चलो भाई। ओके चलो आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे क्या होगा। तो t इज इक्वल टू होगा 2.303 डिवाइडेड बाई 4.9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.60 माइनस 0.47, तो वैल्यू आता है 0.13। कितना? 0.13 आएगा और सेकंड जाएगा ऊपर, तो ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा? सेकंड में। अब आप बोलोगे सर सॉल्व, तो सॉल्व आप इसको कर लेना, इतना मल्टीप्लीकेशन आता होगा, आओगे आसानी से करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लोगे ना? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यहां तक मैंने कर दिया है और जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और टाइम किस में आएगा? सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किस में दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ था। ठीक है चलो। ओके 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 चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फटाफट से देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चंस नए मिलेंगे क्योंकि मैंने तो इजी इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, जो भी अलग अलग क्वेश्चन है वो लेक्चर में करा दिया, यहाँ पे सारे नए क्वेश्चंस है। ठीक है, अब देखो बोला है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। याद है किसमें किए थे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किए थे, एक्सेस वाला। ठीक है, बोला है फॉर द एबव रिएक्शन प्रेडिक्ट मोलेक्युलरिटी। क्या बताया था मोलेक्युलरिटी? याद करो, जितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं इन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप में हुआ है, कितने मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया? एक यहाँ पे कौन है आपको पता है? C12H22O11, इसको सुक्रोज बोला जाता है, या क्या बोला जाता है? इसको शुगर केन भी बोला जाता है, या बोल लो केन शुगर बोल लो। ठीक है ओके, इसका किया गया हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वाटर एक्सेस में लेते हैं ना, जो वाटर एक्सेस में लोगे तो यहाँ पे मेरा पता है क्या बनता है? C6H12O6 ऊपर दिया हुआ है, फिर भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। ये क्या है? ग्लूकोज, और ये क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है भाई, चलो ध्यान से सुनना। बोला है कि मोलेक्युलरिटी बताइए, तो देखो क्या हुआ, कहाँ गया भाई, एक ले लो ब्लू। देखो, एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का, एक मॉलिक्यूल वाटर का, दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा तो इसका मोलेक्युलरिटी क्या हो जाएगा? 2। 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूलर। एग्जाम में आप क्या लिखोगे? 2 तो लिखोगे, पर साथ में क्या लिखोगे? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है? पूछा है इसका ऑर्डर बताओ। आपको एक बात बताए थे ना, वैसे तो आपको पता ही है, लेक्चर कर चुके हो, तो आप देखते बोल दोगे ये है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे? क्योंकि आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट कौन है? आगे में तो रेट कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पे लिखोगे C12H22O11, और साथ में क्या है? वाटर है। ठीक है, तो 1 और 1 तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, पर अगर वाटर यहाँ पे एक्सेस में है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो जो नया रेट होगा के और के, ये भी तो कांस्टेंट की तरह काम किया, तो क्या हो जाएगा? के डैश, और यहाँ पे होगा C12H22O11। तो पावर 1 है तो कौन सा ऑर्डर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। पर आप एग्जाम में क्या लिखोगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? क्या होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर? जो होता तो सेकंड ऑर्डर है, पर बिहेव किसके तरह कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर के तरह, तो वो क्या हो जाएगा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर अगला बोला है रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी जस्ट किए थे कि रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस, तो क्या लिखेंगे? रेट माइनस डी ऑफ C12H22O11, आप डेल्टा के फॉर्म में भी कर सकते हो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? dt, और जो रेट रिएक्टेंट का है वही किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, और रिएक्टेंट में एक और है क्या? माइनस डी ऑफ dt बाई क्या हो जाएगा? वाटर। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? डी ऑफ dt बाई प्रोडक्ट में कौन है? ग्लूकोज है। C12, सॉरी कौन है? अबे क्या हो गया भाई? हाँ, C6H12O6। ठीक है,
और फिर से लिखोगे आप d/dt, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ वही सेम चीज आएगा C6H12O6, ठीक है। तो रिएक्टेंट में माइनस लगा, प्रोडक्ट में क्या लगा, प्लस लगा। कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई भी डिवाइड में नहीं गया। क्लियर है? तो आपको पता चल गया मोलेक्युलरिटी, ऑर्डर एंड यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है ना भाई? चलो फटाफट से उतार लो, 3 क्वेश्चन हो गए, 10 तक पहुंचना, स्पीड बनाते हुए चलेंगे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे क्वेश्चंस 2 लिए, 2। क्लियर है? ये डेटा वाला देखते ही छोड़ देते हो, नहीं छोड़ना है। इसमें समझ में थोड़ा सा भी नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में फिर करेंगे। एक और नया क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखो क्या बोला है। फॉर द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन इन द रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट किया गया है 4। यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन है और यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन है, क्योंकि आपको रिएक्टेंट में दिख रहा है A+2B। बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, राइट द रेट लॉ एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। बाप रे बाप, इतना सारा चीज निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही तो हुआ एक्चुअल PYQs। तो सुनो, आपको पता है इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूंगा तो रेट के लिए क्या आएगा, रेट कांस्टेंट K आएगा। और रिएक्टेंट में कौन है, रिएक्टेंट में A है एंड रिएक्टेंट में B है। मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता तो मैंने पावर दे दिया X और Y। बोलोगे सर ये 1 और 2 होगा क्या यहाँ पे? नहीं, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तरीका याद है? जिन्होंने लेक्चर अच्छे से कर रखा है वहां पे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा। आइए देखते कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको सुनना, ध्यान से सुनो पहले क्या बता रहा हूं। आपको कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट लेना है, कैसा, जिसमें एक का डेटा सेम हो, दूसरा का अलग हो। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या लेंगे जिसमें दूसरे वाले का सेम हो और इसका क्या हो, अलग। समझो क्या कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया, देखो ध्यान से, मैंने लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। क्या है, ध्यान से देखो, इसमें ए का कंसंट्रेशन सेम है और बी का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स है ना। ए का कंसंट्रेशन सेम, बी का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स। ए का सेम होने का कारण क्या है, ए को अगर मैंने सेम कर दिया तो ए तो कांस्टेंट है, इसका रेट में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं आसानी से बी का रेट निकाल सकता हूं, मतलब बी का ऑर्डर निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, आपको समझाने के लिए लिख दिया है इन एक्सपेरिमेंट, कौन सा लिया है, 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। समझो अगला क्वेश्चन में आप ही को करना है। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 4 कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो कांस्टेंट है, उसमें आपको चेंज देखने को नहीं मिल रहा। वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज किया है ना 4 टाइम्स। बोलो ना हाँ या ना। मतलब इंक्रीज कर दिया गया है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है। अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ बी को 4 टाइम्स बढ़ाया है तो रेट में क्या चेंज आया, देखना 6 से कहां चला गया 24, मतलब 10 की पावर -2। तो रेट भी कितना टाइम से बढ़ गया, 4 टाइम्स। कितना टाइम दिख रहा है ना, 6 4 जा 24, एक डेसिमल आगे जाएगा तो -2 होगा। मतलब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया 4 टाइम्स तो रेट भी बढ़ गया 4 टाइम्स, तो पावर क्या होगा, 1। अगर 2 में 2 है तो पावर क्या है, 1। अगर 2 में 4 हो जाता तो स्क्वायर होता। 4 में अगर इसको 4 किया, अगर ये 16 हो जाता तब पावर क्या हो जाता है, स्क्वायर। मतलब यहां पे मुझे पता चल गया कि y का जो पावर है वो क्या है, यहां से मुझे पता चल गया y का पावर है क्या, 1। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा 4 टाइम्स तो रेट भी बढ़ा 4 टाइम्स, इसका मतलब पावर क्या है, 1 है। इतना बात क्लियर है, बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, हल्का भी डाउट है कोई बात नहीं, इसमें चेक करो। देखो मेरे को y मिल गया, मतलब b हो गया। अब a में देखेंगे, अब मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट लूंगा जहां पे b सेम है और a में क्या आएगा, चेंज। देखो इसको मैं रब कर दूं, ओके ध्यान देंगे थोड़ा सा। मैंने ले लिया ये वाला एक्सपेरिमेंट, b का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। बट यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन ट्वाइस है, 0.2 से 0.4 हुआ। अब आप देखो इन एक्सपेरिमेंट, कौन है भाई, बोलो ना एक बार, 1 एंड 3। कौन, 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अब कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ ए को कितना कर दिया गया है, ट्वाइस, 2 टाइम्स कर दिया गया है। तो रेट में क्या चेंज आया, कहां गया भाई रेट, देखो ना ये है ना, कहां गया भाई, हाँ इसको तो मिटाया ही नहीं भाई। रेट में क्या चेंज आया, 4.2 से 1.68। रेट कितना चेंज आया, कोई बोलेगा क्या, 4 टाइम्स। कितना टाइम्स,
4 टाइम, मतलब आपने कंसंट्रेशन को किया डबल पर रेट हो गया 4 टाइम्स, मतलब पावर क्या रहा होगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही क्या होता है 4 होता है ना। तो यहां से मुझे पता चल गया कि x का पावर क्या है 2 है। इस तरह से आप किसी का भी रेट, किसी का भी ऑर्डर पता कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक को सेम एक को डिफरेंट, एक को सेम एक को डिफरेंट, जो पावर में होता है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर x था, तो ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है 2, बी का ऑर्डर क्या है y, तो बी का ऑर्डर क्या है 1। आ गया, आ गया क्या, इसको अच्छे से आप लिख सकते हो एग्जाम में, कंसेप्ट मैंने बता दिया। x का वैल्यू 2 है, y का 1 है, तो a का ऑर्डर मेरा क्या हो गया 2 और b का ऑर्डर क्या हो गया 1। क्लियर है, ओके। क्या बोला है, राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर। रेट लॉ तो यही है, x के ऊपर क्या रख देंगे 2, y के ऊपर क्या रख देंगे 1, तो रेट लॉ निकल गया। यही ना होता है रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेशन ऑफ ए, x का वैल्यू बोल दो ना एक बार, x का वैल्यू 2, b का वैल्यू क्या हो गया 1, यही हो गया रेट लॉ। बोला है ओवरऑल ऑर्डर, ऐड कर दो 2 और 1, क्या हो गया 3, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, खत्म कहानी। यही डरते हैं, यही क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के क्या दिक्कत है, एक बार मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ध्यान दोगे, अच्छे से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंजॉय करो। चलो ओके, एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऐसा सेम लिया है पर उसमें आपको खुद करना है। ठीक है, चलो भाई, देखो रेट आ गया मेरा, ये मेरा रेट है, अपने को निकालना है रेट कांस्टेंट के निकालना है। ठीक है, देखो रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 बी की पावर 1। अपने को बोला है रेट कांस्टेंट निकालने, तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी ले लो, उसका डेटा पुट कर दो। जैसे कि मैंने अगर 1 लिया है तो रेट, रेट का वैल्यू कितना है 4.2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ओके, के यही निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पे क्या है 0.3, पावर क्या है 1। ठीक है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आंसर नहीं आ जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। कोई भी ले लोगे वैल्यू सेम ही आना है, फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। 4.2 इंटू 10 की पावर -2 के, 0.2 इंटू 0.2 तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3, तो के का वैल्यू आएगा 4.2 इंटू 10 की पावर -2, नीचे भेजो सबको, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.3। क्लियर है, पॉइंट हटा पॉइंट हटा पॉइंट हटा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, पॉइंट हटा नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है क्या, वैल्यू 10 से 10 कटा तो क्या बचा 10 का स्क्वायर, 10 की पावर 2 आया, और 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कट गया, ये प्लस है और ये माइनस है तो कट गया। ठीक है, तो के क्या हुआ 42 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 2 से कितने बार में गया 7/2, वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5, क्या हो जाएगा 3.5। क्लियर है, तो ये आ गया मेरा रेट कांस्टेंट के का वैल्यू। दैट्स वेरी सिंपल, आराम से आप बना सकते थे। ठीक है भाई, चलो फटाफट से उतार लो इसको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो भाई आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5, बोला है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब जब x से y जाता है तो ये सेकंड ऑर्डर होता है, तो पहले रेट लॉ लिखो। तो इसका रेट लॉ कैसे होगा, रेट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, ओके, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीजेस 3 टाइम्स, मतलब अगर x को अब 3x कर दिया गया है ना, तो रेट में क्या चेंज आएगा, तो नया रेट क्या हो जाएगा, देखो तो क्या मैं रेट डैश लिख दूं, क्योंकि कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट भी बढ़ जाता है। तो रेट डैश क्या होगा के है, और x के जगह पे क्या रखेंगे 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। तो जो नया रेट डैश है वो ध्यान से देखो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को आगे ले गए के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखो, अब देख सकते हो के एक्स स्क्वायर जो था वो मेरा पुराना रेट था, तो जो नया रेट है ना वो क्या है 9 टाइम्स ऑफ पुराने रेट, मतलब अब रेट जो है मेरा वो 9 टाइम्स बढ़ चुका है। तो आप लिखोगे एक लाइन नीचे, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। क्लियर है, और इसी फॉर्मेट में दिखाना, ये पुराना रेट है, कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो नया रेट हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आगे आ गया, के एक्स स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं रेट, तो जो नया रेट है वो इंक्रीज कर गया कितने टाइम्स 9 टाइम्स। ठीक है, चलो 5 हो गया भाई, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, एक मैंने क्वेश्चन लिया ग्राफ वाला,
एक टेबल वाला क्वेश्चन में डर लगता है और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन में डर लगता है। तो क्या है देखो, ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला है लॉग, ये तो ग्राफ अगर आपने हल्का सा भी थ्योरी पढ़ा है ना, तो आप देखते ही बोल देते ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। याद है फर्स्ट ऑर्डर में दो ग्राफ किया था एलएन वाला और एक किया था लॉग वाला। देखो लॉग वाला दिया हुआ है आर नॉट बाय आर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है टाइम टी। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये आप तभी कर सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। वीडियो देखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला, आप डायरेक्टली बोल दोगे ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब आप बोलोगे स्लोप, स्लोप ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो होता है यही मेरा क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर स्लोप कैसे पता करें, इसके लिए तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो आइए इक्वेशन क्या आया था, याद है, थोड़ा भी याद है क्या इक्वेशन आया था, बोलो तो जरा सा। ओके ओके, इसको क्यों मैं मिटा रहा हूँ भाई, देखो देखो, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर लिखा था तो क्या आया था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाय सी टी, ठीक है। यहाँ पे सी नॉट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको क्लास में भी बोला था हम लोग पढ़ते हैं सी नॉट बाय सी टी के टर्म्स में, पर बुक में दिया हुआ है आर नॉट और यहाँ पे दिया है आर, बस यही है, वर्ड को चेंज कर दिया। मेरे को ये सही लगता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी, पर बुक में सी नॉट के जगह आर नॉट है, सी टी के जगह पे आर है, बस यही चेंजेस है, ठीक है। अब ग्राफ कैसे करते थे, केटी को ऊपर भेजते थे, 2.303 को नीचे लाते थे और यहाँ पे होता था लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है ना, बोलो ना हाँ या ना, वाई एक्सिस में है ना। एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम, तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, तो बचा हुआ क्या हो जाता है, एम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कुछ नहीं है तो जीरो है, x मिल गया टाइम, तो बचा कौन, k बाई 2.303, यही मेरा क्या बन जाएगा, स्लोप। तो इसका स्लोप क्या होगा, k बाय 2.303, ये मेरा इस इक्वेशन का क्या बन गया, स्लोप बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ, तो आपको तो पता ही है कि टी हाफ जो होता है वो क्या होता है, 0.693 बाई के होता है, दैट इज द रिलेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो एग्जाम में ग्राफ कंसेप्ट थ्योरी पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, क्लियर है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भाई। देखो आई थिंक वही क्वेश्चन है, क्या नहीं अगला क्वेश्चन है, बट सेम कंसेप्ट है, इसको छोड़ दूं मैं आपके ऊपर, कर लोगे क्या, आंसर दोगे कमेंट बॉक्स पे, फिर भी हल्का सा हेल्प कर देता हूं। द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी, दिया हुआ है इनिशियल पी है इनिशियल क्यू है, मतलब कुछ ऐसा है, पी प्लस क्यू से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। आपको क्या बताना है, रेट लॉ बताना है, तो इसका रेट लॉ कैसे लिखेंगे, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ पी की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ क्यू की पावर वाई, तो मुझे एक्स और वाई चाहिए, छोड़ दूं, बोलो ना छोड़ दूं क्या, हल्का सा बता दूं खाली हल्का सा। देखो क्या करना, पहले ले लेना एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3, इसका कंसंट्रेशन सेम है और इसका 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है। पर तुम देखो अगर आपने इसका कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया है पर यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, 3 का 3 टाइम्स भी होता तभी तो पावर 1 होता, कोई चेंज नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब आप कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दीजिए, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इतना तो बता ही दिया। अब अगला देखो भाई, कलर चेंज करके बता ही देता हूँ, ठीक है, याद रखोगे इसी बहाने। अब आपने इसका ले लिया, अब यहाँ देखो कौन सा लोगे, अब अगर आप यहाँ पे देखो इसका सेम है इसका चेंज, अब इसका सेम ले लो। अगर आप ये दोनों ले लेते हो, ठीक है, ये दोनों अगर आप ले लेते हो, ठीक है, ये सेम है, और यहाँ पे क्या हुआ है, कंसंट्रेशन क्या हो गया है, बोलो घट गया ना, 0.30 से कहाँ चला गया, 0.10, तो कंसंट्रेशन घट गया है तो रेट भी घटेगा, देखो कितना घट गया, देखो ना भाई 0.30 से आया 0.10, और सिमिलरली रेट भी क्या आया है 9.0 से क्या आया 3.0, मतलब सेम है। अगर आपको ऐसे समझ में आता है उल्टा देख लो, 0.10 से गया 0.30, तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा है, हाँ या ना, तो रेट भी कितना हो गया 3 टाइम्स बढ़ गया, पावर क्या हो जाएगा 1, पावर क्या हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम्स घटा है तो रेट भी 3 टाइम्स घटा है तो पावर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्लियर है। चलो पर इस सब टेबल को आराम आराम से देखोगे तो आपको इजीली दिख जाता है, ठीक है भाई। चल ओके, बोला है द C4 कंटेन ऑफ एन एंशियंट पीस ऑफ वुड वाज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन द लिविंग ट्री, हाउ ओल्ड इज दैट ऑफ पीस ऑफ वुड। सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, सेम तो नहीं मतलब इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन मैंने कराया है, न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ट्री वाला क्वेश्चन जितना भी आ जाए आप आंख बंद करके वहां पे लगाओगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहला चीज।
ट्री वाला क्वेश्चन में आंख बंद करके आप लगाओगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, पहला चीज तो क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते के साथ एक फॉर्मूला आता है, K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग ऑफ C नॉट बाय CT। बस सबसे पहला चीज ये लग जाना चाहिए। ठीक है, हाउ ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है समय, तो टाइम निकालना है। तो कुछ मत करो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे बाद में, पहले फॉर्मूला लगा दो। तो T गया ऊपर, तो T इज इक्वल टू होगा 2.303/K लॉग ऑफ C नॉट बाय CT। बस यहां तक हम लोग पहुंच गए। पढ़ेंगे फिर से क्वेश्चन। बोला है द C4 कंटेंट ऑफ एन एंशिएंट पीस ऑफ वुड, मतलब कार्बन का 14वां आइसोटॉप जो होता है वो एंशिएंट पीस ऑफ वुड में देखा गया, फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री। मतलब 3/10वां हिस्सा है, मतलब अगर 10 होना चाहिए तो 3 ही बचा है, तो 7 क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। 7 क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले अच्छे से दिखाना पड़ता है एग्जाम में। मैंने बोला कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं ले लेता हूं 10 C0, पर जब कुछ समय बीता तो देखा गया कि वहां पे 3 C0 ही बचा है। यही ना बोला है, was found to have 3/10 ऑफ दैट इन लिविंग ट्री, मतलब 3 ही बचा है 10 में, तो 7 क्या हो गया होगा, डिकम्पोज हो गया होगा। यही तो समय निकालना है टी, तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा समझ के। तो टाइम का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, 2.303/K। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? अच्छा नहीं दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है ना। तो आपको पता है हाफ लाइफ जो होता है, टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693/K होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो K क्या हो जाएगा, 0.693/T हाफ। टी हाफ कितना दिया हुआ है, 5730 ईयर्स दिया हुआ है। तो यही वैल्यू को उठा के मैं यहां रखूंगा, तो कितना हो गया 0.693, और ऊपर चल जाएगा 5730 ईयर्स, मतलब समय ईयर में निकलेगा। ठीक है, लॉग ऑफ C0/CT, तो C0 क्या है 10 C0, और CT क्या है 3 C0। तो C0 से C0 चला गया, बोलो ना हाँ या ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हल्का स्लाइड कर दूं इधर। ओके, चलो भाई आओ आगे देखें। तो टाइम क्या होगा, तो 2.303/0.693 इंटू 5730 ईयर। लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो मैं लिख सकता हूँ log 10 माइनस log 3, लिख दिए ना। आगे बढ़ो फटाफट से। तो टाइम क्या होगा, 2.303/0.693 इंटू 5730 ईयर। log 10 का वैल्यू पता है कि नहीं पता, log 10 का वैल्यू होता है 1, और log 3 का वैल्यू होता है 0.47। ठीक है, दिया हुआ भी है फिर भी याद होना चाहिए। नाउ मेरा फाइनल आंसर आ रहा है आपके सामने, क्या मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं। तो t इज इक्वल टू होगा 2.303 डिवाइडेड बाई क्या 0.693 इंटू 5730 इंटू 1 माइनस 0.47, तो क्या होगा 0.53 ईयर्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे, भाई सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो फटाफट से। 2.303 यहाँ पे आएगा 0.693। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.30/0.30 से। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक बात बताया था, याद है, फिर से बता दूं कि 2.303 इंटू 0.30, इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 0.693। ठीक है, अब मेरे को काटने में दिक्कत होता है, देखो काटना कितना आसान हो जाएगा। 0.30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये डेटा को मैं बार बार यूज कर रहा हूं, आपने देखा होगा वहां पे भी मैंने कराया था। इस डेटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मुझे इससे ये पता चल गया कि 0.393 से ये वैल्यू से ये वैल्यू से ये वैल्यू कट गया। कट गया या नहीं कट गया बोलो। अब यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, कहाँ गया भाई, 5730 इंटू 0.53। ठीक है, अब ये वैल्यू कट गया ना। अब मेरे पास फाइनल आंसर क्या है, 5730 इंटू 0.53, और नीचे क्या है 0.30। अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब कट रहा है क्या, 5 5 10 11 15, ये कट जाएगा।
3 वन जा 3, 3 9 27, 3 वन जा 3, तो आंसर आ जाएगा 191 इंटू 53, मल्टीप्लाई कर लेना, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो ईयर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा हमेशा याद रखो कि 2.303 इंटू 0.30 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 0.693, क्योंकि 0.690 आता है पर 3 मान लेते तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है भाई, चलो ये डेटा को बार बार याद रखना, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ जल्दी उतारो फटाफट। चलो आगे बढ़ेगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर। ये यार क्या क्वेश्चन दे दिया, ऑर्डर मतलब क्या होता है, सम ऑफ द पावर ही तो होता है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2/3/2 क्या होता है, ऐड कर लूते हैं भाई, ऐड करना बड़ा टफ होता है। तो वैल्यू क्या हो गया 4/2, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसका बोलो 3/2 -1, नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, एलसीएम 2 है तो 3 - 2, वैल्यू क्या आएगा 1/2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2, सिंपल था। ठीक है, चलो हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से करेंगे। अच्छा ये वही क्वेश्चन है प्रेशर वाला। ठीक है भाई, तो देखो बोला है द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रिएक्शन दिया हुआ है, टाइम दिया है, टोटल प्रेशर, तो इसको मैं बिल्कुल आराम से करवाने वाला हूँ, बिल्कुल आराम से करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वहां भी बोला था, और समझ के करना, ये वो वाला नहीं है कंसंट्रेशन वाला, हल्का चेंज है। सुनो क्या है, देखो बोला है कि रिएक्शन दिया है 2N2O5 दिया है, ठीक है, गैसियस फेज में है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो बनता है 2 मोल ऑफ N2O4 गैसियस, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है O2 गैसियस। ध्यान से सुनना भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेशर के टर्म में, क्या बोला है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो टोटल प्रेशर है 0.5। ठीक है रुको, मैंने बोला कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो मैंने मान लिया इसका प्रेशर है पी नॉट। ठीक है, तो पी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, बट जब कुछ समय बीता, कितना समय, 100 मिनट, मिनट है या सेकंड में कुछ दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है, मान लेते हैं टाइम मिनट में ले लो, चलो क्या दिक्कत है भाई, ठीक है मिनट, तब टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.512। यहीं पे लोग गलती करते हैं, यहां पे लिख देंगे 0.512, नहीं, टोटल प्रेशर मतलब 100 मिनट का ये पूरे का प्रेशर दिया हुआ है। पहले इक्वेशन बनाओ ना, क्या जब कुछ समय बीता तो पी नॉट में से कुछ डिकम्पोज हुआ होगा, कितना 2 पीटी मान ले, बोलो ना हाँ या ना, या 2 पीटी तो मत लिखो, या फिर मैं मान सकता हूं क्या 2 पी, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे 2p। आप बोलोगे सर 2p क्यों लिखा, क्योंकि इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो 2 के हिसाब से घटा होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ N2O5 होता तो मैं p लिखता। अब प्रोडक्ट में क्या बना, स्टोक्योमेट्रिक 2 है, तो जितना डिकम्पोज हुआ उतना ही प्रोडक्ट में बना होगा, मोल कंसेप्ट में पढ़े थे लिमिटिंग रिएजेंट में, तो यहाँ पे क्या आएगा 2p आएगा। यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक 1 है तो सिंपल क्या आएगा p। तो ये टाइम 100 मिनट में ये पूरे डेटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 0.512, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल प्रेशर। ठीक है, तो 100 मिनट में जो हमारा इक्वेशन आया इसका पूरा का प्रेशर दिया हुआ है, मतलब मैं बोलूंगा पी नॉट -2p+2p+p का वैल्यू है 0.512, इस पूरे का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है, अब देखो ये -2p से 2p गया, पी नॉट यही इनिशियल कंसंट्रेशन था, कितना था 0.5 प्लस p इज इक्वल टू हो गया 0.512, तो p का वैल्यू होगा 0.512 माइनस 0.5, कुछ नहीं है तो 0 तो p का वैल्यू आ गया 0.012, दैट इज द वैल्यू ऑफ द p। अब इस p का वैल्यू जब यहां लगाएंगे और इससे माइनस करेंगे तब मेरा ये वाला वैल्यू निकलेगा, जो हम लोग वहां पे बोलते थे ना, याद है सी नॉट सी टी, वैसे यहाँ पे क्या होगा पी नॉट, और ये जो होगा वो क्या होगा पीटी होगा। इज इट क्लियर? ओके, इरेजर इतना बड़ा क्यों हो गया भाई? ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा भाई, ये मेरा कहलाएगा पी नॉट तो है, दिस इज माई पी नॉट, दिस इज माई पी नॉट, और ये डेटा मेरा क्या कहलाएगा पीटी कहलाएगा। क्लियर? आइए फटाफट रखते हैं, देखो इसको थोड़ा छोटा करो। ओके, तो अपने को निकालना क्या, रेट कांस्टेंट, तो के इज इक्वल टू क्या होगा 2.303, टाइम कितना दिया हुआ है 100 मिनट दिया हुआ है, 100 मिनट, लॉग ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे पी नॉट बाय पीटी लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय 100 लॉग ऑफ पी नॉट, इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5, कुछ नहीं है 2 0 दे दो, और पीटी का वैल्यू क्या आएगा पीटी, तो आपको पता है जो पीटी है वो है क्या मेरा पी नॉट -2p,
पी नॉट का वैल्यू है 0.5 माइनस 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 क्या है भाई 2 इंटू 0 कितना आया था 012 तो वैल्यू होगा 0.500 माइनस 0.024 इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0.476 ठीक है तो यहाँ पे रखो 0.476 ठीक है तो 3 पॉइंट से 3 पॉइंट हट गया पर आप बोलोगे सर लॉग का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है इसका वैल्यू उसको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ठीक है पर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे भाई हमेशा दिया हुआ होगा हमेशा ठीक है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है हो सकता है क्वेश्चन टाइप करते वक्त इन्होंने नहीं लिखा होगा ठीक है देखो तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाय 100 और यहाँ पे क्या है log 500 बाय 476 तो देखो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आ रहा है तो log 1 तो 0 होता है तो 0 से थोड़ा ज्यादा होगा एनसीईआरटी में इसका वैल्यू दिया हुआ है तो मुझे याद है तो 0.02 इसका वैल्यू होता है तो k क्या हो जाएगा 2.303 बाय 100 इंटू 0.02 तो पॉइंट हटा तो नीचे 100 आ गया ना ठीक है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.606 100 इंटू 100 ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 ठीक है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स होगा ना क्योंकि यहाँ पे मिनट था तो मिनट ऊपर जाएगा तो क्या होगा मिनट इनवर्स तो k का मेरा फाइनल आंसर मैं अच्छे से लिख देता हूँ क्या होगा 4.606 इंटू 10 की पावर -4 मिनट इनवर्स एंड दैट्स माय फाइनल आंसर क्लियर है क्या तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनता है ये ध्यान रखना ये प्रेशर वाला क्वेश्चन है ये प्रेशर टोटल का दिया है इस इक्वेशन में ठीक है तो मैं एक और सीरीज लेके आता हूँ पीवाईक्यूज का उसमें मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ रेट लॉ के प्रेशर के जहां पे आपका और एफिशिएंसी बढ़ जाएगा जितना क्वेश्चन करोगे उतना करवाऊंगा क्लियर है क्या तो कमेंट बॉक्स में जो जो दिक्कत है जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको लिखेंगे अगले लेक्चर में मैं वैसे क्वेश्चंस और लेके आऊंगा क्लियर है ना तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय